हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एसए नंबर 540, दैट इज़ ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू दूँ तो मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट पॉइंट का एस्टिमेट्स, मतलब मैनेजमेंट को कहीं कहीं एस्टिमेट लगाना पड़ता है, बिल्कुल लगाना पड़ता है। उसके लिए वो क्या कर सकता है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज़ ले सकता है, अजम्पशंस लगा सकता है अपनी, या फिर इंडस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स लगा सकता है। सिमिलरली ऑडिट क्या करता है? ऑडिटर के पॉइंट से एस्टिमेट, यानी कि ऑडिटर पॉइंट एस्टिमेट्स, इसको बोलते हैं ऑडिटर्स की रेंज। तो एक ही बात है, ऑडिटर पॉइंट एस्टिमेट बोलो या फिर ऑडिटर की रेंज बोलो। या तो ऑडिटर क्या करता है, या तो खुद से इंडिपेंडेंटली एस्टिमेट लगाता है कुछ, या फिर अपने एक्सपर्ट को वो भी तो ले सकता है 620 लगा के फॉर ऑडिटर पॉइंट एस्टिमेट के लिए। अब सर ये मैनेजमेंट के कुछ एस्टिमेट्स हैं, कुछ ऑडिटर के हिसाब से ये एस्टिमेट्स हैं। इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आया, सिंपल सी बात है, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आया तो वो डिफरेंस अगर मटेरियल आया, तो ध्यान रखना, डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कभी कभी। तो अगर वो डिफरेंस मटेरियल है, आया और डिफरेंस मटेरियल है, सॉरी, तो कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर का मतलब क्या होता है? दैट इज इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा आपको। ऑल्सो 705 पे भी आप पूछ सकते हैं, वो आपकी मर्जी की बात है। मतलब अगर आपको देखना पड़ेगा, मर्जी की बात नहीं, आपको देखना पड़ेगा सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। पर मटेरियल अगर आया तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और कंसिडर करने का मतलब यहाँ पे ये है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा फर्दर। अब सर इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेशन होता है किसका? जब आप प्रिसाइजली मेजरमेंट नहीं कर सकते, किसी मॉनिटरी अमाउंट को, एब्सेंस है किसका? प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट को। अब ऑडिटर पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसी अमाउंट जो ऑडिट एविडेंस लगाने से बाद में, ऑडिट एविडेंस है, इसको आप लगाओगे, वहाँ से कोई भी अमाउंट जो आपने डिराइव करी है, किससे? ऑडिट एविडेंस है। क्या करने के लिए? इवेल्युएट करने के लिए, जो मैनेजमेंट पॉइंट का एस्टिमेट है। वही चीज़ लिख के दी है, अमाउंट जो डिराइव की गई है फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस से, किसके लिए? इवेल्युएट करने के लिए मैनेजमेंट पॉइंट का एस्टिमेट। मैनेजमेंट पॉइंट, अरे भाई ये तो अमाउंट जो सिलेक्टेड की गई है बाय द मैनेजमेंट, रिकॉग्निशन डिस्क्लोजर के लिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होती है? तो मैं आपको बता दूँ, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, जहाँ पे भी गलती होने के चांसेस बड़े आसानी, जहाँ पे गलती आसानी से गलती हो सकती है। द ससेप्टिबिलिटी किसकी? ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट की। देखो, एक होता है सर्टन, ठीक है, सर्टन कैश फ्लो, ये आपने वर्ड सुने होंगे सर्टन। इसका मतलब होता है सर्टेनिटी का मतलब, आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ, मतलब अच्छा सब कुछ। अनसर्टेनिटी का मतलब है अच्छा होने की, उसमें कुछ बाधाएं हैं, यानी कि अच्छा नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। पर जितना रखना एमसीक्यू के लिए, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। इसमें भी वही बात है, प्रिसाइज मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, इनहेरेंट लैक होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जांपल्स किसके? अकाउंटिंग एस्टिमेट के। सबसे पहले हम बताएंगे, हमें कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, हम उसको क्लासीफाई किसके बेसिस पर करेंगे? तो क्लासीफाई करेंगे जो हम लिस्ट ऑब्टेन करेंगे। हम लिस्ट ऑब्टेन करेंगे किससे? मैनेजमेंट से। सिंपल सी बात है ना भाई। कुछ एग्जांपल्स है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के, क्लासीफाई किसके बेसिस पर हो रहे हैं? क्लासीफाई हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, जो हमने लिस्ट ऑब्टेन करी है किससे? फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो अकाउंटिंग एस्टिमेट के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। भाई सीधी सी बात, अभी हम पढ़ के आए हैं। एक तो होता है अनसर्टेनिटी, यहाँ भी मैं लिखता हूँ अनसर्टेनिटी। एक मैं बोल रहा हूँ अनसर्टेनिटी लो है, और एक मैं बोल रहा हूँ अनसर्टेनिटी हाई है, यानी कि बुरी चीज़ कम है, बुरी चीज़ ज़्यादा है। अगर इसमें अनसर्टेनिटी लो है तो जाहिर सी बात है, जो हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है वो भी लो होगा, और यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पे भी रोम हाई होगा। तो दो बेसिस पे है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी लो होती है, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट भी हमारा लो होता है। कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं? तो पहला एग्जांपल उसका ही है, फिर सेकंड एग्जांपल भी उसका है, पर मैं आपको थोड़ा सा पहले और भी देता हूँ। भाई लेट सपोज हमारे कोई रूटीन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। मतलब अनसर्टेनिटी लो होने मतलब अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो रिलेट करता है किसी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी से जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, या फिर किसी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट कोई भी ऐसा रेडिली अवेलेबल हमारे लिए हो, जैसे पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट, उससे रिलेटेड हो, तब भी काम चल जाएगा।
अब देखने वाली बात यहाँ पे है जहाँ पे अनसर्टनिटी हाई होगी, जो हमारा रोम को भी इंक्रीज कर देगी, रोम भी बढ़ा देगी। देखो ऐसा कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मतलब रिलेट्स करता है किससे, आउटकम ऑफ लिटिगेशन। अरे कोई लिटिगेशन क्लेम चल रहा है तो आउटकम ऑफ लिटिगेशन, उस लिटिगेशन क्लेम का आउटकम क्या आएगा हमें थोड़ी पता है, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट जो रिलेट करता है आउटकम ऑफ लिटिगेशन, या फिर कोई भी ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट जो रिक्वायरमेंट रखता है किस चीज़ की, हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलपमेंट मॉडल की, बोलो जल्दी, हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलपमेंट मॉडल की, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी हाई हो जाएगी और हमारा रोम भी हाई रहेगा। फिर ऐसा कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट जो आपने आज तक इंडस्ट्री में देखा ही नहीं, वही चीज़ लिख के दी है एग्जाम्पल के बेसिस में, मैं आपको एक बार पढ़वा देता हूँ। अकाउंटिंग एस्टिमेट विद लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रोम इज कंसिडर क्या किया जाएगा, लो कंसिडर किया जाएगा। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट किस कैसे कैसा हो सकता है, जो रूटीन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जो डिराइव कराया गया जहाँ से रेडिली अवेलेबल डाटा जैसे कि पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट इसका एग्जांपल है। और इसको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा ऑब्जर्वेबल बताओ तो ऑब्जर्वेबल यही वाले एग्जांपल होते हैं, यानी कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। अब एक चीज़ समझो, जहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या होगी, रिलेटिवली हाई रहेगी, तो रोम भी हाई होगा। आउटकम ऑफ लिटिगेशन, और जो भी एस्टिमेट रिक्वायरमेंट रखता है किसकी, हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलपमेंट मॉडल की। एंड गाइस कोई भी ऐसा इनपुट जो आज तक कभी इंडस्ट्री में देखा ही ना गया हो। अब बात है डिग्री, यानी कि कोई चीज़ कितनी हद तक अनसर्टन है। हमने देखा कि अनसर्टन तो है कोई चीज़, वो कितनी हद तक अनसर्टन है तो वो डिपेंड करता है नेस पे। तो उसका निमोनिक भी लिख के देखा, निमोनिक मतलब NES, इसका नेस। भाई नेचर क्या है, उस एस्टिमेट का नेचर क्या है, भाई सिंपल सी बात है ना, एक चीज़ एक एस्टिमेट कितनी हद तक, मैं थोड़ा सा इसको रब करूँगा, एक एस्टिमेट कितनी हद तक, यानी कि एक एस्टिमेट है वो कितनी हद तक अनसर्टेन है, तो ये डिपेंड करेगा नेस पे। तो नेचर देख लेना किसका, अकाउंटिंग एस्टिमेट का। सब्जेक्टिविटी कितनी इसमें इन्वॉल्व है, एक्सटेंट टू विच देर इज़ अ जनरली एक्सेप्टेड मेथड, ये इसका निमोनिक का। अब एक चीज़ समझो, क्या मैनेजमेंट बायस, MCQ के लिए लगा लेना, इसको मार्क कर लेना। मैनेजमेंट की बायसनेस अनइंटेंशनल भी हो सकती है और इंटेंशनल भी हो सकती है, ठीक है। पर बताओ ये कब पता लगेगा मैं, यानी कि बायसनेस का तो मैं पता लग गया होगा ना। अरे सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट की बायसनेस का पता होगा। अब मैं ये देखना कि अनइंटेंशनल भी हो सकती है, वो इंटेंशनल भी हो सकती है। अब अगर हमें देखना हो इसको, उसको डिटेक्ट करना हो कि भाई वो इंटेंशनल था या फिर अनइंटेंशनल था, क्योंकि अगर वो इंटेंशनल हो गया तो वो किस में चला जाएगा, फ्रॉडुलेंट इन नेचर, यानी कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बायसनेस का तो पता लग जाता है कि हाँ भाई हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट बायस है, ठीक। ये भी पता लगाना और फिर ये देखना कि इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है, तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, हमने सबसे पहले बोला, देखो भाई ये कैन बी डिफ़िकल्ट तो है क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एट अकाउंटिंग लेवल पे, लेकिन इसको हम ओनली डिटेक्ट, ये डिटेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप एक काम करो, मैं इसको थोड़ा सा ना, एक सेकेंड, आप एक काम करो, जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, एक सेकंड रुकना गाइस, जितने भी हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उनको एग्रीगेट में ले आओ, और तब देखो, जब चेक करो, मतलब सबको, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ ऑल, सबको एक साथ ले आओ। या तो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो हमारे हैं उनको एग्रीगेट में कर लो ना यार, या फिर मैं बोलूँ सबको एक साथ ले आओ। या फिर आप क्या करो, आपने देखा अकाउंटिंग एस्टिमेट आप चेक कर रहे हो, आपने एक ईयर का डाटा देखा, हम बोले एक ईयर का, मत देखो, आप क्या करो, 3 ईयर का या फिर 5 साल का या फिर 4 साल का, ऐसा चेक करो ना, तब आपको पता लग सकता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट जो बायसनेस है मैनेजमेंट की अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग में, वो अनइंटेंशनल भी हो सकती है, वो इंटेंशनल भी हो सकती है। अब इसको डिटेक्ट करना हम बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ओनली डिटेक्ट कैसे, जब आप एग्रीगेट कर दो ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, यानी कि और लिख रखा मैंने ऑल, एक साथ ले आओ, या फिर ऑब्जर्व करो ओवर अ नंबर ऑफ इसको ऐसा इंटरप्रेट क्या करो, एक नंबर ऑफ ईयर, यानी कि 1 साल की बात चली है, इसको भी ओवर कर जाओ, यानी कि 1 से ज़्यादा साल के देखो, यानी कि मैंने इसका एग्जांपल छोटा सा ले रखा, 3 साल से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर वो देख लो फिर अगर इंटेंशनल है तो फ्रॉडुलेंट इन नेचर हो जाएगा।
ये थे मैनेजमेंट की बायसनेस अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग, अगर आपको चेक करनी हो तो। अब आते हैं इस हिस्से का, एक तो ये वाला पार्ट, और एक अगर रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रूम, ये वाला, यही इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से। एज पर एस 540 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किसके रिगार्डिंग में, किसके एज पर तो ऐसे रैप ही देखना है। रैप किसके अंडर में आता है, 315 के अंडर में आता है। तो हमें ये देखना है 540 का 315, समझ में आ रहा, 540 का 315। सबसे पहले आप बताओ क्या करोगे सर। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो हमारा एप्लीकेबल एफआरएफ है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। एप्लीकेबल एफआरएफ की अंडरस्टैंडिंग ली, ठीक है। 315 हमारे दिमाग में चल रहा है, हमने सबसे पहले एप्लीकेबल एफआरएफ की अंडरस्टैंडिंग ली। फिर आप मैनेजमेंट से ये पूछिए, मैनेजमेंट आप कैसे उन ट्रांजेक्शन को या फिर उन इवेंट को आइडेंटिफाई करते हो जो विच मे गिव राइज टू अ रीज़न, यानी कि जो आपको एक रीज़न देते हैं कि यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाना है। दोबारा से बोलता हूँ, आप कैसे उन इवेंट या फिर कोई भी इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो विच मे गिव रीज़न, मतलब जो आपको एक रीज़न देता है कि हाँ मुझे यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाना है, आप उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है और ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। दूसरी बात, आप मैनेजमेंट से ही इंक्वायरी कर लो ना, मतलब मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि मैनेजमेंट जी आप ये बताओ, अगर कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसिस होता है, ठीक, तो ऐसा कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसिस हुआ है क्या जो आपको ये बताता है, मतलब जिसकी वजह से आपको अपना एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़े। दोबारा से बोलता हूँ, अगर कोई भी ऐसा मैनेजमेंट से आपको इंक्वायर करना है कि क्या कोई चेंज इन सर्कमस्टांसिस ऐसा हुआ है जिससे आपको अपना एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या। अब एक चीज़ समझो, अब आपको लेट सपोज एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट ने आपको इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से कि आपको कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसिस हुआ है क्या। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से कि चेंज इन सर्कमस्टांसिस हुआ है क्या, तो आप किस किस तरीके से इंक्वायर कर सकते हो। सिंपल से बोलता हूँ, क्या कोई नई ट्रांजेक्शन में एंटर किए गए हैं क्या, यानी कि कोई इंगेजमेंट आया है क्या नई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। जैसे लेट्स सपोज आपने कोई रॉयल्टी पेड कर दी, ठीक। फिर आप समझो आपने क्या करा, चलो वैसे पढ़ा देता हूँ। फिर आपने क्या करा, आपने बोला कि कोई टर्म्स चेंज हुए हैं क्या किसी ट्रांजेक्शन के, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके कुछ टर्म्स चेंज हुए हैं क्या, कोई ऐसी चीज़ थी क्या जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी। वही सब लिख के दिया है, एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। एज पर 540 का 315, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर जो किसके हैं, एज पर ऐसे 540 के हिसाब से। सबसे पहले देखना परफॉर्मिंग करना आपको रैप एज पर 315 के हिसाब से। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ किसकी, एप्लीकेबल एफआरएफ की। फिर हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, यानी कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है उन ट्रांजेक्शन्स को या फिर इवेंट्स को विच मे गिव राइज टू नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट, की हाँ उनको एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत है। फिर इंक्वायर करिए मैनेजमेंट से, जो आपको पढ़ाया था वही लिख के दिया है, उससे आपको जल्दी समझ में आया था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वैसे पढ़ाता हूँ। इंक्वायर करना है किसके साथ में, मैनेजमेंट के साथ में। इंक्वायर किसके साथ में, मैनेजमेंट के साथ में। दैट आर देयर एनी चेंजेस, कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है क्या जिनकी वजह से आपको लगता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ना वो नीड टू बी रिवाइज्ड। अब इसको चेक करने के लिए ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, इंक्वायरी करने के लिए एग्जांपल्स बताओ इंक्वायरी के किसके साथ में, विद मैनेजमेंट अबाउट चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले देखो एंगेजमेंट, न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, टर्म्स चेंज हुए हैं क्या, इसके एग्जांपल क्या है, सडनली रॉयल्टी पेड दे दिया आपने, ट्रांजेक्शन के टर्म चेंज हुए, वारंटी प्रोविजन चेंज हो गया, रेगुलेटरी या फिर कोई भी ऐसी चेंज आया है जो आप आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट थे, न्यू कंडीशन या कोई इवेंट आया है क्या। ये तो आपका 315 एज पर ऐसे 540 के हिसाब से 315। 1 सेकंड गाइस, मैं पानी पी लूँ। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस तो बहुत कम है। ये क्या बोल रहा है, हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैनेजमेंट कैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाता है। अब आपको ऐसा बैठे नहीं रहना, अंडरस्टैंडिंग आपको ऑब्टेन करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ ना अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। सारे सिंपल सा है भाई। मेथड क्या यूज़ करे हैं, अजम्पशन अप्रोप्रिएट है नहीं है, कोई प्रायर पीरियड से कोई चेंजेस तो नहीं करा आपने, वही सब लिख दिया। मेथड क्या है, अच्छा रेलेवेंट कंट्रोल इन प्लेस होनी चाहिए। हाउ मैनेजमेंट यूज़ एन एक्सपर्ट को कैसे यूज़ में लिया है, सब्जेक्टिविटी कितनी है उसके अंदर। एंड गाइस एक चीज़ ध्यान रखना,
ऑडिटर शुड कंसिडर ऑल अबाउट द फैक्टर्स बिफोर डिटरमाइनिंग द NTE ऑफ फैब रिक्वायर्ड टू असेस द रिस्क। अब आपसे अगर उसको ना क्वेश्चन यही पूछ लिया ना नोट वाला, तो आप बोलोगे यार कहाँ से क्वेश्चन पूछा, भाई कुछ भी कर सकता है, ICI है वो, ठीक है। तो ऑडिटर को कंसिडर करनी चाहिए कौन कौन से फैक्टर, मैनेजमेंट कैसा एस्टिमेट बनाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, बस बात खत्म। भाई सिंपल पता है मेथड क्या यूज़ करेंगे, अजम्पशन अप्रोप्रिएट है नहीं है, सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, एक्सपर्ट को कैसे यूज़ किया है, कोई प्रायर पीरियड से कोई चेंजेस है क्या, बस ये सब देख लेना। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रूम, और एक इसके अंदर ही आएगा अदर प्रोसीजर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। ऑडिटर साहब है हमारे, ठीक है, ऑडिटर साहब क्या करने जा रहे हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं किसका, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। तो ऑडिटर साहब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिटरमाइन कि ऑडिटर शैल डिटरमाइन, पढ़ना है यहाँ से, ऑडिटर क्या करना है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाइल ऑडिटिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट। जब वो ऑडिटिंग कर रहा हो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, बस इधर आ जाओ, क्या याद करने पड़ेंगे आपको, एप्लीकेबल FRF, मेथड क्या है वो अप्रोप्रिएट है नहीं, इन मेथड में कोई चेंज हुआ है और एस्टिमेट में कोई चेंज हुआ है तो अप्रोप्रिएट है नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। आप क्या करने जा रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो किसका, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, तो आपको डिटरमाइन करने चाहिए कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सबसे पहले देखो एप्लीकेबल FRF के साथ में कंप्लाई हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर जो मेथड यूज़ हुआ है वो मेथड अप्रोप्रिएट है नहीं, अब इन मेथड में या फिर किसी एस्टिमेट में जो चेंज हुआ है वो भी अप्रोप्रिएट है नहीं है, ये इसका ए पॉइंट का आंसर था जब आप रेस्पॉन्सेज कर रहे हो टू असेस रोम। आपको याद होगा इतना, ऑडिट प्रोसीजर इसी के अंदर आता है रैप, इसी के अंदर आता है फैब, इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, यही तो बोलते हैं, वही सब बोल के लिया रेस्पॉन्सेज टू असेस्ड रोम। तो एप्लीकेबल FRF क्या बोलता है, सॉरी एप्लीकेबल, देखो जब भी कोई रेगुलेटरी चीज़ आती है ना, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो उसके साथ में हमें कंप्लाई करना पड़ता है। तो आप ये देखो एप्लीकेबल FRF के साथ में क्या रहेगा, कंप्लाई। फिर जो मेथड यूज़ हुआ है वो अप्रोप्रिएट है क्या, अब इन मेथड में या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई चेंज हुआ है क्या, वो भी अप्रोप्रिएट है या नहीं है, बस इतना चेक कर लेना। अब सर एक क्वेश्चन है इसी के अंदर है, रिस्पॉन्सेज वाले के अंदर, अदर प्रोसीजर जो हेल्प कर सकते हैं किसको, ऑडिटर को, किस चीज़ के लिए, ऑब्टेनिंग साई। अब एक चीज़ समझो, इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन यही ऐसा है, तो वो अदर प्रोसीजर ना लिख के ऐसे भी तो बोल सकता है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर बताओ जो ऑडिटर को हेल्प करते हैं टू ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब आप बोलोगे कि प्रोसीजर तो ये भी था, तो ध्यान रखना जी, इसमें एक एक वर्ड पढ़ के देखो, हर वर्ड आपको अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड मिलेगा, और ऐसे 315 का नाम तो आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा, या फिर इसका असेसमेंट रैप का नाम आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे साई वर्ड आ रहा है, और वहाँ पे कहीं साई रिलेटेड नहीं था, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेटेड कोई वर्ड नहीं था वहाँ पे। तो अगर उसने अदर नाम काट कर यहाँ से भी शुरू कर दिया ना, तब भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप क्या सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कोई इवेंट देखो, कब तक का, अप टू द डेट ऑफ, ये ऑडिटर की रिपोर्ट डेट है, इससे पहले कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है क्या जो आपको प्रोवाइड करता है सही रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब आपने देखा कोई भी इवेंट देखा, फिर जिस डेटा को, यानी कि टेस्ट चेक करो जिस डेटा के बेसिस पे मैनेजमेंट ने, जो डेटा मैनेजमेंट ने यूज़ किया है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए, उसको आप क्या करो, टेस्ट चेक करो, ये भी आपने देखा। फिर आप ये देखो, मेथड हमेशा होना चाहिए अप्रोप्रिएट, मेथड क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट, अजम्पशन होनी चाहिए हमेशा रीजनेबल, ये चेक करके ख़त्म करो। ये बनता है आपका अदर प्रोसीजर्स जो हेल्प करते हैं ऑडिटर को। एक बार और देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जब ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा हो किसका, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल FRF देखो, जो हमारे मेथड्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, अब कोई चेंज हुआ है मेथड में या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट में, वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अदर प्रोसीजर अगर लगाए जो कि हेल्प करेंगे ऑडिटर को टू ऑब्टेन द साई, तो उसमें क्या था, कोई भी इवेंट अप टू द डेट, याद रखना ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट तक, ठीक है, और कोई मतलब कोई भी इवेंट है ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट से पहले पहले मिल जाना चाहिए। फिर सर टेस्ट चेक करो किसको, डेटा को, जो मैनेजमेंट ने यूज़ किया है फॉर द अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए, ठीक। फिर लास्ट में अगर कोई मेथड क्या होना चाहिए, हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और जो हमारी अजम्पशन है वो हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए, ख़त्म, पैसा हजम। इधर रेस्पॉन्सेज टू असेस रोम। अब यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को जल्दी से पढ़ लेते हैं।
आफ्टर कंसिडरिंग द अबाउ ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर में कंक्लूड कर सकता है कि वेदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल और अप्रोप्रिएट। अब यहीं से क्वेश्चन और बनता है ऐसे कोई भी प्रोसीजर बताओ, मतलब जिसके बाद ऑडिटर क्या कर सकता है, कंक्लूड कर सकता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है, तो तब भी आपको प्रोसीजर वही लिखना है। रैप का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रैप में वो स्पेशली लिख के देगा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, या फिर आपको बोलेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, या फिर आपको बोलेगा ऐसे 315 बताओ 540 के हिसाब से, तो वहाँ पर तो नाम देगा। अदरवाइज प्रोसीजर आपको यही याद आना चाहिए। और एक चीज़ समझना, अगर ये क्वेश्चन आया कि ऑडिटिंग का मतलब ये तो बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन क्रिएट करना इसको, और अगर आपको यही लिखा आ गया रेस्पॉन्सेज टू असेस रूम, आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि पूछ कर रहा है। अगर ये आया तो फिर तो सब कुछ लिखना है, ये वाला पूरा चैप्टर, ये मतलब ये पूरा पार्ट, ये तो फिर तो पूरा पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आया कि कुछ प्रोसीजर बताओ जो हेल्प कर सकते हैं, तो फिर तो आपको 3 पॉइंट ये लिखना है बस। अगर आया कि जब ऑडिटिंग करने जा रहा हो अकाउंटिंग एस्टिमेट का, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ख़त्म। ऐसे 315 से रिलेटेड आया, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ख़त्म। और 3 का एक बंच बना रखा है मैंने 3 से ज़्यादा तो आपको हमें याद रहते ही नहीं है। चलिए अब रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर। सर रिपोर्टिंग इतना आसान है ना इसका, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ऑडिट रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, आपको पता है क्या देखना है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाओ। पर चीज़ ध्यान रखना इसमें, रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बस। अब जो प्रेजेंटेशन थी ना किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो भी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हुई है, एप्लीकेबल एफआरएफ हुई है। हम आपको थोड़ा सा ना एप्लीकेबल एफआरएफ बताऊँ। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको वैसे। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब होता है IND/AS प्लस शेड्यूल 3, ये थोड़ा सा इसमें होता है। अब आपको बताऊँ मैं, फ्रेमवर्क पे भी डिपेंड करता है आगे जाके। फ्रेमवर्क पे क्या डिपेंड करता है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क है या फिर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में डिपार्चर बिल्कुल अलाउड है, तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या डिपार्चर अलाउड है, द आंसर इज यस। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आप क्या कर सकते हो, डिपार्चर अलाउड है आपको कैसे अलाउड है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने एफआरएफ के साथ में, एप्लीकेबल एफआरएफ के साथ में कंप्लाई नहीं करा, ये तो एक तरीके से मिस स्टेटमेंट हो जाएगी, गलती हो जाएगी। मिस स्टेटमेंट को भी आपको मैं ऐसे 700 में बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग हुआ, मिस स्टेटमेंट का भी थोड़ा सा, नहीं तो फिर हम यहाँ से कैरी अवे हो जाएंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब सिंपल सा ही होता है, ये आपकी अकाउंट यानी कि आपके बुक्स, ठीक है, और ये बोलता है हमारा एप्लीकेबल एफआरएफ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना, इसी को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। बड़े सिंपल से बता रहा हूँ, अकाउंट की बुक है आपका एप्लीकेबल एफआरएफ है, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आ गया, यानी कि एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता था कुछ, आपने कुछ और किया, इसके बीच में अगर डिफरेंस आया तो इसी को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। लेकिन हम कहाँ थे अभी, एप्लीकेबल एफआरएफ पे, IND/AS प्लस शेड्यूल 3 इसको बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क है एफआरएफ। अगर आपका फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, FPF आएगा, सॉरी, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, इस फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में डिपार्चर अलाउड होता है, डिपार्चर अलाउड। पर ऐसा थोड़ी ना है डिपार्चर अलाउड ऐसे हो जाएगा। कब होता है डिपार्चर अलाउड, मैं आपको बताता हूँ। डिपार्चर अलाउड तब होता है जब उसका रिजल्ट बेटर निकल के आया हो। बेटर कैसे निकल के आएगा सर, बेटर ऐसे निकल के आएगा भाई, जैसे आपका इंडेक्स बोलता है, सॉरी इंडेक्स नहीं, आपका एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है 6 डिस्क्लोजर दो, 6। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप अलग से 8 डिस्क्लोजर देना चाहते थे, तो देखो ना 6 की जगह आपको 8 डिस्क्लोजर मिल रहे हैं। डिपार्चर बिल्कुल अलाउड है क्योंकि बेटर रिजल्ट निकल पा रहा है। आपका डिस्क्लोजर 6 बोलता था, आपने 8 डिस्क्लोजर दे दिए, तो अच्छी बात है ना, बेटर रिजल्ट निकल पा रहा है, समझ पा रहा ना, तो ये अच्छा होगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, क्या आपने बोला कि मैं डिपार्चर कर रहा हूँ और मैं 8 डिस्क्लोजर दूंगा, अगर आपने 8 में डिस्क्लोजर नहीं दिए तो ध्यान रखना ये भी एक नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, समझ में आया, यानी कि मिस स्टेटमेंट मानी जाएगी, सिंपली और ये समझो। तो ये था आपका एप्लीकेबल एफआरएफ से रिलेटेड। अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ चीज़ें। क्या
ऑडिटर शैल ऑब्टेन साई वेदर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर एस्टिमेशन, इसे छोड़ो, इसे देखो आप, एप्लीकेबल एफआरएफ होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन एप्लीकेबल एफआरएफ होनी चाहिए, ठीक। अब सर डिस्क्लोजर में इंक्लूड, बस आपको डिस्क्लोजर बताना है क्या, वही सब बताना है। जब मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट मेड द एस्टिमेट, कैसे बनाता है, एजम्पशन क्या है, मेथड क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, कोई प्रायर पीरियड से कोई चेंज आएगा, वो सब बताना है। और आता है इसके अंदर इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत कर लेना, इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है ये, इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जो कि हैविंग सिग्निफिकेंट रिस्क रखती है, इवन वेयर द डिस्क्लोजर्स आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, द ऑडिटर मे कंक्लूड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। भाई साहब इतनी बढ़िया बात लिखी गई है और अच्छी भी है। क्या बोला इसने, हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है आपका वो हैविंग अ सिग्निफिकेंट रिस्क था, बिल्कुल था। आपने चाहे इवन वेयर द डिस्क्लोजर, और आपने डिस्क्लोजर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से भी दे दिया हो चाहे, लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क था एस्टिमेट्स के अंदर, तो क्या है, ऑडिटर में कंक्लूड कर सकता है दैट द डिस्क्लोजर ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज इनएडिक्वेट। बस इतना याद रख लेना, सिग्निफिकेंट रिस्क हुआ तो। ये था आपका ऐसे नंबर 540, थोड़ा सा लेंदी था पर था तो ईजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो गाइज, थैंक यू सो मच।